is always a pleasure to meet the seniors and colleagues from Peshawar, and somehow Peshawar has always led in educational activities throughout Pakistan. मुझे जब सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने डायग्नोस्टिक ऑफ्थेल्मोलॉजी पे बोलना है और एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी पे बोलना है, तो आई एक्सेप्टेड, सर को इनकार नहीं कर सकते. टाइम भी शॉर्ट था, और जब मैं बैठा एक्चुअली इसको तैयार करने के लिए प्रेजेंटेशन को, तो फिर मुझे एक दिन और लगा ये सोचते हुए कि सिवाय दो चीज़ों के तो हम और कुछ करते नहीं इसमें. हम ओसीटी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं जैसे आप एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ले लें आजकल के ज़माने में, और आप उससे सिर्फ कॉल्स करें, तो दिस मीन्स कि उसका प्रॉबेबली आप 1/10 यूजेज कर रहे हैं. ओसीटी एनजीओ आ गई, ओसीटी मैकला है. 90% हम सिर्फ दो चीज़ें कर रहे हैं ओसीटी पे, विच इज़ ओसीटी ऑफ द मैकला और ग्लोकोमा. एंटीरियर सेगमेंट में अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे अभी आपको बताऊंगा. एंटीरियर सेगमेंट में भी हम सिर्फ दो चीज़ें कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो भी हर जगह पे नहीं हो रही. वन इज़ द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंड द अदर इज़ द कॉर्नियल थिकनेस. तो मैंने फिर जो इसको बनाया, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा टू गिव यू अ स्टिमुलस कि इस मोबाइल फ़ोन की बाकी ऐप्स को भी यूज़ करना शुरू करें, बिकॉज अब सब स्पेशलिटी का ज़माना है. हर एक चीज़ का इसमें कोई ना कोई एडवांटेज एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी में आपको मिल सकता है. इन दी एंड वो मैं फिर उसको समराइज़ करूँगा कि हमें करना क्या चाहिए इसमें. जी ठीक है. अच्छा, ओसीटी स्पेक्ट्रल डोमेन अभी सर ने मेंशन किया 2006 में आई, और मेरी लास्ट स्लाइड है, लेकिन उस स्लाइड को मैं मेंशन इधर अभी करना चाहूँगा कि जब मैंने इन दी एंड ये सोचा कि अभी तक एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी पे पाकिस्तान में क्या स्टडीज़ हुई हैं, तो मुझे सिर्फ दो स्टडीज़ मिली. यानी पिछले 15 साल में सिर्फ दो स्टडीज़ हुई हैं. उनमें से एक स्टडी हाशमानी हॉस्पिटल पे हुई थी और दूसरी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हुई, वो भी उनके एनाटमी के डिपार्टमेंट ने की थी. विच मीन्स के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 15 साल में कोई सिवाय इस एक स्टडी के, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं हुई. तो सो दिस हाईलाइट्स कि हम इसको कितना अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. मशीनें दो किस्म की हैं. एक मशीन है जो हमारी नॉर्मल ओसीटी मशीन्स हैं, उसी में हम अडेप्टर लगा के उसको एंटीरियर सेगमेंट को ले सकते हैं. और दूसरी मशीन्स हैं जो डेडिकेटेड एंटीरियर सेगमेंट के लिए हैं. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. उस डिफरेंस का सिर्फ एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि एक की वेवलेंथ ज़्यादा है, एक की वेवलेंथ कम है. एक डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन करती है और एक की पिक्सल क्वालिटी बेहतर है. तो जब कभी आप एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी कर रहे हैं और आपको फॉलो अप करना है पेशेंट का, तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे. जो रिपोर्ट आपके सामने पुरानी है जिससे आपने उसको कंपेयर करना है, तो ये आपको पता हो कि वो किस मशीन पे हुई थी, बिकॉज दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे और हो सकता है कि रीडिंग्स का डिफरेंस उस वजह से आ रहा हो रादर देन चेंज इन दी डिजीज पैटर्न और योर ट्रीटमेंट मोडालिटी. इसको कंपेयर हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड बी स्कैन से. अल्ट्रासाउंड बी स्कैन की अपनी जगह है, उसमें कोई देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन इसमें जो एडवांटेज अल्ट्रासाउंड में है वो क्लैरिटी ऑफ इमेज का है, एंड नंबर टू कि इसमें आप ये नॉन कॉन्टैक्ट है. तो ख़ास तौर पे जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, इसमें मैं मेंशन अभी करूँगा एक स्लाइड में कि ट्रॉमा में हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ट्रॉमा के पेशेंट्स में आप बजाय इसके कि प्रोब को लगाएं और दबाएं और फर्दर डैमेज के चांसेस हों, तो इसमें नॉन कॉन्टैक्ट आप उसको करेंगे. तो अब लेट्स स्टार्ट विद द यूजेजेस जो एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी के ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट मोडालिटीज़ जो यूज़ हो रही हैं. पोस्ट कोविड आई एम श्योर जितनी हमारी प्रैक्टिस है उसमें हमें जो एक मेन चीज़ ज़्यादा हुई है, दैट इज़ इंसिडेंस ऑफ ड्राई आइज़. एवरीथिंग हैज़ शिफ्टेड ओवर ऑनलाइन. क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन यूजेज डबल हो गया, कंप्यूटर यूजेज डबल हो गया. अब उसमें जो क्वान्टिफाई करना है, अब उसमें हमारे पास शिरमर टेस्ट, टाइम टेस्टेड, और दूसरी चीज़ कुछ मशीनें हैं जो टीयर ब्रेकअप टाइम देती हैं. अगर वो टीयर ब्रेकअप टाइम दे भी देती है तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते.
एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी के साथ आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि टीयर्स का लेवल कितना है, और जो आप ट्रीटमेंट देते हैं या एट डिफरेंट टाइम्स जब वो आपको फॉलोअप करता है, आप उसमें एग्जैक्ट बता सकते हैं इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड दिस वन। इसमें अब 3 चीज़ें एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी बताती है टीयर मेनिस्कस के बारे में। वन इज़ द टीयर हाइट, टीयर मेनिस्कस हाइट, ये वाली जो है, सॉरी, ये जो है ये टीयर मेनिस्कस हाइट है। सेकेंड इज़ द डेप्थ, जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिस इज़ द टीयर मेनिस्कस डेप्थ। एंड थर्ड इज़ द टीयर मेनिस्कस एरिया, टोटल जो ट्राइंगल बनता है दैट इज़ द टीयर मेनिस्कस एरिया। ये तीनों चीज़ें आप क्वांटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी। कुछ जो कंडीशंस हैं विच इंक्रोच अपॉन द कॉर्निया, उनकी एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल अगर हमें चाहिए हो डिटेल्स, तो वो एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी में पॉसिबल है। जब मैंने इसको पढ़ा तो आई फेल्ट कि टेरेजियम में हमें एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी करने की क्या ज़रूरत है। अब उसमें एडवांटेज क्या है? उसमें एडवांटेज ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो टेरेजियम है वो अगर कॉर्निया के ऊपर इंक्रोच कर रहा है तो उसकी डेप्थ क्या है। आपने जब उसको रिमूव करना है तो आप अंडर रिमूव भी ना करें और ओवर कट भी ना कर दें। दोनों अंडर करेंगे तो वो कंप्लीट ही नहीं होगा, ओवर कर देंगे तो परफोरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। ये अब आपको एग्जैक्ट बता सकती हैं कि कितनी डेप्थ में जो आपका टेरिजियम है वो कॉर्निया के अंदर उसने इन्फिल्ट्रेट किया। इसी तरह यू कैन डिफ्रेंशिएट सूडो टेरिजियम फ्रॉम एक्चुअल टेरिजियम। अब जैसे पिंगिंकुला विच इज़ इन्फ्लेमेटरी, उसमें ये आपको इस किस्म की पिक्चर मिलती है। Another usage of anterior segment OCT is in cataract and biometry. Biometry अभी जो पहला लेक्चर था उसमें बड़ी काम की बातें हमें पता चली। अब ऑप्टिकल बायोमेट्री का ज़माना है। देयर आर टू मैनी इश्यूज विद मैनुअल बायोमेट्री, उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्टिकल बायोमीटर, ज़ाहिर है जो हार्ड कैटरेक्ट्स हैं उसमें कई दफ़ा वो नहीं होता, वी हैव टू शिफ्ट ओवर टू मैनुअल, लेकिन मोर देन 90% आपकी उसमें हो जाती है। तो इसमें प्री ऑपरेटिव भी यूज़ हो सकती है, पर ऑपरेटिव भी यूज़ हो सकती है और पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज़ हो सकती है। तो प्री ऑपरेटिव में आप इंट्राओकुलर लेंस पावर बायोमेट्री है यही, आप अब थ्रू ओसीटी मशीन आप ये कम्प्लीटली उसमें कर सकते हैं और सारी मोडालिटीज़ इसमें के रीडिंग भी आ जाती है, इसमें एक्सियल लेंथ भी आ जाती है और उसमें आप फिर इसको अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ओसीटी पे जो बायोमेट्री हो रही है विद IOL मास्टर, और कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपके पास एक मशीन ऑलरेडी मौजूद है जो ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी इंडेक्स के साथ कर सकती है, तो यू डोंट नीड अनदर मशीन फॉर द सेम पर्पस। फिर लेंस AC डेप्थ और एंगल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती है, एंड देन द रिस्क्स फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस वो क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेंस डेंसिटी मेजरमेंट जब हम इससे करते हैं तो ये जो स्टडीज़ कुछ हुई हैं उनमें द रिलायबिलिटी कितना उसमें वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आती हैं, दैट वाज वेरी हाई, मच हायर देन अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी। कॉर्नियल पावर क्राइटोमेट्री रीडिंग्स हमने अगेन उसको जो AR डिफरेंट किस्म के उनके साथ जब कंपेयर किया तो इट वाज कंपेरेबल। AR पे फिर भी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इसमें मोर और लेस जब भी आप उस पेशेंट की रिपीट करेंगे तो वो एक ही रीडिंग देगी। एक जो दो इश्यूज जो बायोमेट्री में भी उन्होंने मेंशन किए, वन इज़ कि अगर सिलिकॉन फील्ड आई है उसमें आप किस तरीके उसमें बायोमेट्री में मैनुअल बायोमेट्री में इश्यूज आते हैं। सेकेंडली अगर उसकी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई भी है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद उसका जब कभी कैटरेक्ट हुआ, अब आपने उस कैटरेक्ट को निकालना है तो उसमें भी इश्यूज आते हैं मैनुअल बायोमेट्री करते हुए। एंटीरियर सेगमेंट OCT के साथ जब आप बायोमेट्री करते हैं तो वो एरर्स ख़त्म नहीं होते बट मिनिमाइज हो जाते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें डायप्ट्रिक पावर में मुझे जो पर्सनली मेरे लिए जो एक शॉक ज़िंदगी में था दैट वाज
जब एक मैनुअल बायोमेट्री करके मेरा पोस्ट ऑपरेटिव नंबर -10 आया और वो हाई मायोप था, तो उसके बाद मैंने उस ज़माने में सिर्फ FIO में ऑप्टिकल बायोमीटर होता था, उसके बाद मैंने जब ऑप्टिकल बायोमीटर पे उसको रिपीट कराया तो वो रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट, और हमने एक नहीं, हमने 2 मैनुअल बायोमीटर्स पे वो रीडिंग्स ली थी और दोनों पे जो आई हमने उसके मुताबिक लेंस डाला था. तो वी कैन शिफ्ट ओवर टू एंटीरियर सेगमेंट OCT फॉर दिस पर्पज़. पोस्ट ऑपरेटिवली क्या फ़ायदा है इसका? पोस्ट ऑपरेटिवली देखें 2 चीज़ें हैं, मैं इसको ब्रीफली मेंशन कर दूंगा. एक चीज़ है कि आपका वूंड का स्ट्रक्चर कैसा है. वूंड के स्ट्रक्चर से मेन जो इशू आता है दैट इज़ एस्टिग्मेटिज्म, और दूसरा जो इशू है विच इज़ प्रॉबेबली मोर कॉमन देन वी थिंक इज़ डिटैचमेंट ऑफ द डेस्मीज मेम्ब्रेन. फेको प्रोब डालते हुए डेस्मीज मेम्ब्रेन डिटैच होते हैं. अब वो किस लेवल तक डिटैच हुआ, अगले दिन आप सोचते हैं कि मेरे तो बड़ी क्लीन सर्जरी हुई थी लेकिन ये स्ट्राइट किस लिए हुआ, उसकी असेसमेंट के लिए आप एंटीरियर सेगमेंट OCT को यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैं सीधा आपको पिक्चर पे ले जाता हूँ. अच्छा, इसमें ये मेरे ख्याल है वो शिफ्ट हुआ है तो वो इंग्लिश से कोई और लैंग्वेज हो गई है. अच्छा, इसमें बहरहाल वो डिफरेंट ये इंसिजन्स जो आपने दिए उसको सर्जरी और एक्टैटिक डिसऑर्डर्स लाइक जो कॉमनली केराटोकोनस है, उसमें हम फ्लैप थिकनेस, फ्लैप इंटरफेस और फ्लैप डिस्प्लेसमेंट को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं विद एंटीरियर सेगमेंट OCT. ये जो पिक्चर है ये दिस इज द कॉर्नियल थिकनेस मैप. कॉर्नियल थिकनेस मैप को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं और ग्लोकोमा में अभी मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इंट्रास्ट्रोमल रिंग सेगमेंट की प्लेसमेंट कहाँ पे जा रही है, अगेन आप OCT पे एंटीरियर सेगमेंट OCT पे आप एग्जैक्ट उसकी लोकेशन को डिमार्केट कर सकते हैं, उसके टेल को डिमार्केट कर सकते हैं. सेकेंडली द डेप्थ ऑफ कॉर्नियल डिमार्केशन CXL में, क्योंकि CXL में किस लेवल पे जाके वो डिमार्केशन लाइन आई है उसको निकालने के लिए भी अगेन एंटीरियर सेगमेंट OCT हेल्प्स यू आउट. पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जैसे मैंने कहा उसमें तो इसका रोल है. DMAC और DSAC, इन दोनों में 2 चीज़ें, डिटेक्शन ऑफ अर्ली ग्राफ्ट डिटैचमेंट आफ्टर DMAC, वो अर्लीस्ट जो उसमें चेंज आएगी वो आप किसी भी और इन्वेस्टिगेशन से पहले आप एंटीरियर सेगमेंट OCT पे उसको पकड़ सकते हैं. और अगर आप जितना अर्ली उसको पकड़ लेंगे उतने चांसेस हैं कि अगर उसकी रिकवरी के लिए जो आप ट्रीटमेंट देते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी. जितना वो डिले होगा, जितनी देर वो डिटैचमेंट रहेगी, फिर उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लेसर के बाद, उसमें एग्जैक्ट उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी शेप क्या है, वो एंटीरियर सेगमेंट OCT आपको बता सकती है. ये पिक्चर है जो मैं दिखाना चाह रहा था पहले, ये डेस्मीज डिटैचमेंट की. इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर है और आप इनिशियल पिक्चर ले लेते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो अप योर पेशेंट. नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है, यू कैन ऑलवेज फॉलो अप क्वांटिटेटिवली कि वो कितना रीअटैच हुआ है और कितना उसका टोटल एरिया उसका कॉर्निया की परसेंटेज के हिसाब से कितना था. कॉर्नियल डिपॉजिट्स, डिस्ट्रोफीज, कॉर्निया वर्टिसेलेटा, इनकी अगर आपने ट्रीटमेंट करनी है तो इनका लेवल आपको मालूम होना चाहिए कि इनका लेवल कहाँ पे है. इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एनफेस OCT यूज़ करते हैं. ये भी एंटीरियर सेगमेंट में ही होता है. एनफेस OCT में द एरिया विच यू कवर इज मोर देन द नॉर्मल OCT. तो जब वो पूरा एरिया उसमें आता है तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर उस डिस्ट्रॉफी की नज़र आ जाती है और प्लस उसकी थिकनेस का आपको और लेवल का पता चल जाता है कि वो किस जगह पे है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट कर सकें. इन्फ्लेमेशंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसको जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट जो कॉर्नियल थिकनेस की है एक, वो आपको इससे पता चलेगी, बिकॉज जब भी इन्फ्लेमेशन होती है देयर इज स्वेलिंग. तो वो स्वेलिंग अब अगर माइक्रॉन्स में चेंज हो रही है तो वो आपको और तो किसी तरीके से नहीं पता चलनी.
लेकिन एनटीए सेगमेंट ओसीटी के साथ आपको मिनिमल भी चेंज, चाहे वो खराबी की तरफ जा रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है, दोनों चीज़ें आपको बता सकती हैं कि वेयर योर ट्रीटमेंट इज लीडिंग। ट्यूमर्स में इसका रोल है, लेकिन प्रॉबेबली आई वुड से कि जहाँ पे अल्ट्रासाउंड ना हो और ओसीटी हो, जो कि शायद कम ही होगा, लेकिन अगर आपके पास ओसीटी अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केसेस में इसकी रिलायबिलिटी तकरीबन हाफ है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे डेफिनेटली उसकी डायमेंशन और डेप्थ और उसकी थिकनेस के लिए वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकता है एज़ कम्पेयर टू ओसीटी। ग्लोकोमा को मैंने आखिर में रखा था बिकॉज ये आई एम श्योर अगर किसी ने एनटीए सेगमेंट ओसीटी किया तो उसमें एंगल ऑफ एनटीए चैम्बर तो ज़रूर देखा होगा। तो दो चीज़ें मैंने शुरू में मेंशन की थी जो हम कर रहे हैं, वन इज़ एंगल ऑफ एनटीए चैम्बर एंड सेकंड इज़ द कॉर्नियल थिकनेस। कॉर्नियल थिकनेस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी। एंगल ऑफ एनटीए चैम्बर, दो चीज़ें याद रखें जब भी आपने नया पेशेंट ग्लोकोमा का, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का डायग्नोज करना है, उसमें बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं जो सारा ट्रायड और वो अब ऑक्टागॉन बन गया, ट्रायड नहीं रहा। उसमें दो चीज़ों को आपने ज़रूर मेंशन करना है। वन इज़ द एंगल ऑफ एनटीए चैम्बर, क्योंकि आपने क्लोज्ड एंगल और उसको डिफरेंट, या तो आप गोनियोस्कोपी करें, गोनियोस्कोपी डिपेंडेंट है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है, और अब बहुत कम लोग करते हैं, तो एक्सपर्टीज उस तरह से नहीं है। इसमें आपको जो एंगल नज़र आएगा वो आपको पिक्चर की शक्ल में हमेशा आपके सामने आएगा, और वो फॉलोअप के लिए भी आप हमेशा उसको कंपैरेटिव पुरानी पिक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ कॉर्नियल थिकनेस। इतने पेशेंट हैं जो एंटी ग्लोकोमा पे चले जा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा आता जा रहा है, आप हर साल ओसीटी नर्व फाइबर लेयर करते हैं, कोई चेंज नहीं आती। बाद में जब पता चलता है कि जी उनके तो कॉर्निया या थिक होगा तो मेजरमेंट एरर आएगा, या बहुत थिन होगा तो मेजरमेंट एरर आएगा। तो फर्स्ट टाइम ग्लोकोमा ट्रीटमेंट डिसीजन लेते हुए कि ग्लोकोमा है या नहीं, आपने उसकी कॉर्नियल थिकनेस लेनी भी है और मेंशन भी करनी है, क्योंकि अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे और वो फॉलोअप के लिए कहीं और किसी और कंसल्टेंट के पास जाता है, तो वो जब प्रेशर लेंगे वो कहेंगे नहीं ये तो प्रेशर ज़्यादा है, उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं होगी कि ये ज़्यादा जो आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दी कॉर्नियल थिकनेस। अब यहाँ पे ये तीन एग्जांपल्स हैं। This is narrow occludable angle. This is the anterior segment OCT of plateau iris. ये open angle है। ये लेज़र आयरोडोटमी हम करते हैं। हमारा ख्याल ये होता है कि पेटेंट है, अब उसकी पेटेंसी अगर चेक करनी है तो उसमें एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी का रोल है, वो आपको एग्जैक्ट पेटेंसी अब दिखा देगी। अब जैसे ये जो है इसमें पेटेंसी यहाँ पे नहीं है, तो अगर हमने अपनी तरफ से ये कर दिया कि हाँ जी हमने कर दिया और वो उसने ड्रेनेज शुरू कर दिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो बाकी दैट इज ट्रू और नॉट। और ये स्ट्रोमल डैमेज यहाँ पे ये दिखा। फिल्टरिंग ब्लैब की भी स्टडीज हुई हैं। ये तीन स्टडीज मैंने मेंशन की हुई हैं जो फिल्टरिंग ब्लैब के बारे में आपको बताएंगे कि फिल्ट्रेशन कितनी होगी। ग्लोकोमा सर्जरी प्रोबेबली रेटिनल सर्जरी के बाद मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सर्जरी है, जिसमें आप नहीं बता सकते कि मैं ये सर्जरी कर रहा हूँ और इस सर्जरी के बाद आपका प्रेशर 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाएगा, आप नहीं बता सकते। किसी का हो सकता है 10 कम हो, किसी का 5 कम हो, किसी का हो ही ना। तो उसमें आपने जो फिल्ट्रेशन आपकी कैपेसिटी क्या जा रही है वो आप एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी के साथ असेस कर सकते हैं, स्पेशली जब आप फील करें कि ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ऑक्यूलर इंजरीज में जैसे मैंने मेंशन किया, मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट है, और चूंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा, तो जो माइनर इंजरीज कुछ ऐसी होंगी जो शायद प्रोबेबली अल्ट्रासाउंड पे आप मिस कर जाएं, वो इस पे आप पिकअप कर सकते हैं। ये वो दो स्टडीज़ हैं जो मैंने शुरू में मेंशन की थी कि नेशनल स्टडीज़, एक ये जो ऊपर वाली है ये हाशमानी हॉस्पिटल पे हुई थी जो विच वाज ऑन वाइल्ड स्ट्रोमल मैपिंग यूजिंग एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी, और दूसरी जो है ये एनाटमी डिपार्टमेंट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो अब हमें करना क्या, हमें आई थिंक ओसीटी जहाँ पर भी है वी नीड टू स्टार्ट डूइंग एक्सप्लोरिंग द एंटीरियर सेगमेंट ऑप्शन। जैसे मैंने कहा कि हम दो चीज़ें तो कर रहे हैं ग्लोकोमा में, तो आप ये दो चीज़ें अगर आप नहीं करते तो आप समझ लें कि आपकी ग्लोकोमा का जो वर्कअप है वो इनकम्प्लीट है। और बाकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं वो अगर हमारे पास ऑप्शन है एक अच्छी रिलायबिलिटी के साथ तो वाई नॉट। और नॉन कॉन्टैक्ट है
इसमें कोई पेशेंट को आपने तकलीफ भी नहीं देनी, तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। उसको फिर हमें चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट करें अपना डेटाबेस बनाने के लिए। हमारा हमारी पॉपुलेशन में टीयर की जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है? क्या उतनी है जितनी जापानीज में है या अमेरिकन में, या कोई फ़र्क है? हमारी जो डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, स्पेशली कंप्यूटर रिलेटेड, उससे क्या फ़र्क आता है? क्या डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पे वो डिफरेंट है? तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो हम स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं। देन वी हैव टू एनालाइज, मेक आवर ओन डेटाबेस। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम चीज़ों का अपना नॉर्मेटिव डेटाबेस मौजूद है। हमारी पॉपुलेशन की चीज़ें, हमारी पिगमेंटेड आयरिसेस हैं, हमें नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ें डिफरेंट हैं जो हम तो उनके मुताबिक कर रहे हैं। मे बी जब हमारा अपना नॉर्मेटिव डेटाबेस आए, उसका रिस्पॉन्स हमें डिफरेंट फील हो कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमारी पॉपुलेशन में किस तरह आ रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स इसी तरह से आप मौका देंगे तो वी नीड टू शेयर हेयर। आई होप कि इस प्रेजेंटेशन के बाद ये अगले 15 साल में एटलीस्ट 10 या 12 एनटीए सेगमेंट के भी हों, बिकॉज ये वो जगह है जिसको अब हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। थैंक यू।